हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको जो वीडियो करवाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट आपको करवाया जा रहा है। आज आपको करवाए जाएंगे एसएससी रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी में जितनी भी एग्जाम हो चुकी है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी 2023 में, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन आज आपको करवाए जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि आने वाले समय में अब सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, आपको पता है इस चीज़ का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाते हैं, जो इसी साल अधिकतर पूछे गए वो क्वेश्चन भी आपको लिए गए, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको डिटेल से आपको बताया जाएगा, यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपको बनते हैं वो सभी पॉइंट इस वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है, कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंटों को ढूंढने की आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को 3 मुख्य कारणों में से एक नहीं है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी इसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें ऑप्शन ये भी था कि रिक्तिकाएं नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए, यानी ए ऑप्शन कैसा भी हो सकता है, ये ए बी सी, यानी कहने का मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से 3 तो नहीं थे और एक था, तो इसमें एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रिक्तिका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन मिले हैं वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोशिका सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका से रिलेटेड पॉइंट है, यानी कोशिका के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोशिका की खोज कब की गई थी? कोशिका की खोज की गई थी 1665 में, रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो लेवन हुक ने की थी 1674 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका की खोज तो की थी 1665 में और जीवित कोशिका की गई थी 1674 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का तथा पुकृत जीव ध्रुवों का भी पता लगाया था, यानी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, कोशिका की जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, सेल वॉल तथा पेगामेंट पादप कोशिका में होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अमीबा, यूग्लिन इत्यादि ये कोशिका जीव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कुछ, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? यानी भारत में जो कृषि की जनगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? अब आपको जनगणना से रिलेटेड सभी पॉइंट बताएंगे, तो ये होती है 5 साल के अंतराल में, है नी। कृषि रिलेटेड जनगणना होती है वो 5 साल में होती है, और जनसंख्या से रिलेटेड जनगणना होती है वो कितने साल में होती है? आपको कमेंट बॉक्स में करके बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। भारत में कृषि जनगणना करने वाला मंत्रालय कृषि कल्याण किसान कल्याण विभाग से होता है, यानी कृषि की जो जनगणना होती है वो कृषि किसान कल्याण विभाग मंत्रालय होता है। पहली जनगणना 1970 से 71 में करवाई गई थी। पिछले 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 में हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में 1881 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, वन संरक्षण से संबंधित जनगणना होती है कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो वो होती है 2 साल के अंतराल में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस में, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, यानी जो जनगणना होती है जनसंख्या वाली 10 साल के अंतराल में होती है, जो कृषि जनगणना होती है वो 5 साल के अंतराल में होती है, और जो वनों की जनगणना होती है वो 2 साल के अंतराल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, 2021 में होने वाली जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी, यानी 2021 में होने वाली जनगणना होगी 16वीं जनगणना होगी। इसके बाद फिर देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास द डार्क रूम के लेखक कौन है? यानी पुस्तकों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण, यानी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद फिर देखिए, आर.के. नारायण की अन्य पुस्तक कौन कौन सी है, ये भी आपको देख लेना है। तो आर.के. नारायण की जो अन्य पुस्तकें हैं, मालगुडी डेज, स्वामी या उनके दोस्त, गाइड्स, ये सभी उनकी पुस्तकें। आर.के. नारायण को पद्म भूषण से 2000 में सम्मानित किया गया था, यानी पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए, बैडमिंटन डबल्स कोर्ट्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी होती है 13.4 मीटर इंटू से लेके 6.1 मीटर होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इनसे रिलेटेड और बास्केटबॉल कितनी होती है, वॉलीबॉल कितनी होती है, टेबल टेनिस कितनी होती है, ये आपको देख लेना, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है? तो इसके अंदर दे रखा है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप देखिए कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। भाग नंबर 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है, ठीक है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35 तक बताया गया है, ठीक है। भाग नंबर 5 संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बताया गया है, ठीक है। भाग नंबर 6 राज्य आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, संविधान में
भाग नंबर जो 22 है, जो वर्तमान में 25 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यानी कौन कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ये आपको देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान के वर्तमान में 12 सूचियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट, कौन सा समुदाय है जो नवरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? तो कौन सा समुदाय हो जाएगा? वो पारसी सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी। ठीक है, इसके बारे में देखिए आगे, पारसी त्यौहार ये नवराज का शुरुआत भारत में बलबन ने शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद देखिए मुसलमान धर्म के नव वर्ष मुहर्रम के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यानी मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए मुसलमान धर्म में मिलाद उल नबी पैगम्बर मोहम्मद की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इस धर्म के नव वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म में ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद फिर देखिए हिंदू धर्म में विशेषकर भारत में नववर्ष को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, नाट्य लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हिमाचल में कौन कौन से और नृत्य हैं, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से, इन सभी को आपको देख लेना है, क्योंकि राज्य से रिलेटेड नृत्य आपसे पूछे जाएंगे। भाई ये नृत्य कौन से राज्य से बिलोंग करता है, ये नृत्य कौन से राज्य से बिलोंग करता है, तो इनको आपको देख लेना। हिमाचल प्रदेश में देख लेना, महाराष्ट्र देख लेना, उड़ीसा देख लेना, आंध्र प्रदेश देख लेना। ठीक है, इन सभी को इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आयन लेखन GVA का अर्थ क्या होता है? तो आप इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से GDP की दे रखी है, GNP की दे रखी है, SEZ की दे रखी है, तो सभी फुल फॉर्मों को आपको देख लेना। ठीक है, फुल फॉर्मों को आपको देख लेना। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इनके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नदी का संधीय धुआरी खंड है, तो भरमा नदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर भरमा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्री नदी हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग को 2 बांग्लादेश के दुबारी से सिंधिया के बीच 1891 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एक प्रयागराज है, जो हल्दियाना से 1680 किलोमीटर गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग आपको पता होना चाहिए 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस लोकप्रिय नेता की जन्म तिथि है? यानी जो 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। फिर देखिए 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये विवेकानंद जी की जयंती मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और फिर देखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल, जो मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय सन अफगानों शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था, तो कब ये हुआ था? तिरान का युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 में हुआ था, 1192 में भी हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें देखिए 1191 में त्राइन की प्रथम लड़ाई, यानी 1191 में त्राइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान और तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे 1191 त्राइन के युद्ध में। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें त्राइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हो गई थी और पृथ्वीराज हार चुके थे। ठीक है, इसके बाद देखिए त्राइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1215 में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में और तिलकोटा का युद्ध 1765 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, प्लासी का 1757 बताना है आपको, और तिलकोटा का युद्ध आपको 1565 बताना है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम ने भारत और ब्रिटेन सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियंत्रण को दोहर व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए पॉइंट, इस एक्ट में 1773 रेगुलेट एक्ट में आए कमियों को दूर किया जाएगा। इस एक्ट का नाम ब्रिटेन प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था, जो विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। फिर देखिए ईस्ट इंडिया एक्ट 1778। ठीक है, फिर देखिए महाजनपद की राजधानी कहाँ है?
यानी महाजन पदों की राजधानी आपसे पूछी जा सकेगी तो इसकी राजधानी हो जाएगी वैशाली। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अंग की पूछी जा सकती है, गंधार की पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। सभी महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकायों में मिलता है। काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अंग की चंपा हो जाएगी। कौशल श्रीवास्तव जहाँ पे बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। मगध की राजगृह हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय मल्ला को संरक्षण बताया। मल्ला महाजनपदों की राजधानी कुशीनगर बताई गई है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो इससे दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2010 में दिया गया था मल्लिका साराभाई को। फिर मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की प्रमुख नाट्यगान है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध नाट्य गान यानी नेत्र से भी जुड़ी, ये नृत्य से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए मर्णलीन साराभाई को दर्पण एकेडमी की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रधानमंत्री शिव निधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो इसमें आ जाएगा आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय 2020। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर देखिए ये योजना ट्रस्टी फंडरों के लिए ऋण प्रदान करती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1 लाख रुपए तक की लोन मुआ करवाने वाली योजना होती है, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तेजोरा भरदेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? यानी मंदिरों से रिलेटेड भी आपको किसी को पढ़ के जाना सभी को। तो ये बनाया गया था राजा राज प्रथम चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था तेजोरा का मंदिर। ठीक है, इसके बाद देखिए तमिलनाडु में इस मंदिर को पेरुआ उदारी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव की समर्पित है, यानी भगवान शिव की इसमें पूजा होती है। भरदेश्वर मंदिर कावेरी नदी के तट पर है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बनाया गया था और 1987 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए वायसराय से देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में कब विभाजन किया था? सबको पता है 1905 में किया था। बंगाल के विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय निरस्त कर दिया गया था, बंद हो गया था। 1905 में शुरुआत की गई थी। फिर देखिए बंगाल के विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए राज्य हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौज के समय चलाई गई थी। फिर देखिए सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 में हुआ था। फिर देखिए 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए विजय वह जीव जो पद पर द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है वो क्या कहलाते हैं? तो विषमपोषी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी। ठीक है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते दूसरे पर आश्रित होते हैं परपोषी और विषमपोषी कहा जाता है। परपोषी भी कह सकते हैं और विषमपोषी भी कह जाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वयंपोषी कहलाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों का फायदा हो सह परोपकारी कहलाते हैं, जिसे बगलू और भैंस का रिलेशन होता है। आम की शाखा पर उगने वाले अक्रेडिस सहभोजी उदाहरण होते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया था पंडित किशन महाराज का प्रसिद्ध भारतीय वादक कौन से अंतर है बजाते हैं पंडित किशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, राइट आंसर तबला हो जाएगा। फिर देखिए पंडित किशन महाराजा बनारस घराने के तबला सम्राट से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित किशन महाराज को 1973 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण दिया गया था, यानी इन्हें ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठीक है, पंडित लच्छवा महाराज, विजय घाट, सुखविंदर सिंह, जहांगीर हुसैन, उल्ला रखा, शौकत हुसैन खान तबले के वादक थे। इन तबला बजाते हैं सभी ये, इनको आपको ध्यान रखना है। तबला वादक कौन कौन थे तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आपसे दे देंगे जहांगीर हुसैन, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जहांगीर हुसैन कौन से वादक थे तो आपको बताना होगा तबला, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे अभी पूछा गया पंडित किशन किस भारतीय वादक से रिलेटेड है तो इसका तबला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए लोहे पर जंग पर चढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको सभी को पता होना है, जसदीकरण भी कहा जाता है और गैल्वेनेंस भी कहा जाता है। फिर देखिए लोहे पर जंग आदि की बचाव है तो जिंक की परत पर पेंट या कलर कराया जाता है। लोहे पर जंग लगने के लिए नमी हवा दोनों की जरूरत होती है, इसी प्रक्रिया कर लोहे का भार बढ़ जाता है। फिर देखिए वर्तमान में उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लोहे की खान है, यानी वर्तमान राज्य में खान बताएगी उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लोहे की खान करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में लोहा एक्स का निर्यात सबसे अधिक
कहाँ होता है, मार्गो गोवा बंदरगाह में होता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए लोहा एक्स का उत्पादन भारत का चौथा स्थान है, यानी लोहा एक्स के उत्पादन में जो भारत का कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य सिक्किम का स्थान कौन सा रहा है, तो इनका स्थान रहा है अंतिम। ठीक है, कौन सा रहा, अंतिम। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर देखिए देश का सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। ठीक है, फिर देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो घनत्व से रिलेटेड ही पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वे किसकी राज्य की शिक्षा साक्षरता कम है, अधिक है। ठीक है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए चलना है सभी को। ठीक, इसके बाद फिर देखिए आज के जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट थे वही भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, तो आपने एंजॉय के साथ वीडियो को देखा होगा और आप देखते रहते हैं डेली, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक क्यों नहीं करते, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, क्योंकि आपको इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं हम, और जी के रिलेटेड सभी टॉपिक करवाते हैं आपको जो एग्जामों की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहे। आपका धन्यवाद। ठीक है।